इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स पर्ल्स बक के द्वारा लिखा गया है और यह जो है एक्सट्रैक्ट है उनकी ही बुक माई सेवरल वर्ल्ड्स नामक की। और यह चीन में पली पोसी, लेकिन आपको वो जन्म ली हुई थी अमेरिका में और इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। और इतना ही नहीं है, यह जो आपको इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आज है, यह एक ट्रेवलॉग है, अर्थात यात्रा वृतांत है। अर्थात क्या कि कोई भी लोग अगर जाता है कहीं यात्रा करने तो उसके बारे में जो लिखता है उसी को बोलता है ट्रेवलॉग करना। ठीक, तो ये जब इंडिया के बारे में लिखता है, किस तरीके से अंग्रेज जो है इंडियन को शोषित करते हैं, किस तरीके से शासन करते हैं, और गांव के लोगों का क्या सोच है इंडियन के, और उनके शहर के इंडियन के क्या सोच है, वो हर एक चीज बताई। जो जहां जहां घूमी वहां के बारे में वो बताई, पूरा का पूरा वो स्टोरी बताई है। कवित्री शुरू करती है और कहती है कहीं ना कहीं जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही इंडिया से रिलेटेड है। जहां जो मेरा डॉक्टर है, फैमिली डॉक्टर है, हाँ, वो ना इंडिया के ही है। और उनकी जो वाइफ थी, जब हमारी बच्ची थी तो उनकी वाइफ जो है ना हमको कहानी बताया करती थी इंडिया के बारे में। और इतना ही नहीं, मेरे पिता जो थे वो बौद्ध धर्म और महात्मा के जीवन में के इतिहास के बारे में हमको बचपन से ही पढ़ाते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम हमारा बैकग्राउंड और कहीं ना कहीं हम इंडिया के बारे में ज्यादा सुनते आ रहे हैं। कवित्री कहती है कि जब भी रंग शब्द आता है ना, कलर शब्द, तो हमारा दिमाग ना इंडिया की तरफ चले जाता है, क्योंकि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे रंग भेद नहीं होता है। ठीक है, काला भी आदमी है, गोरा भी रहता है, सब एक साथ मिलजुल के रहता है। जबकि अमेरिका और चाइना में ऐसा नहीं होता है। आप कश्मीर की तरफ चले जाए तो एकदम गोरी चिट्टी लड़की नजर आएगी, जिसके सुनहरे सुनहरे बाल रहेगा, एकदम नीली नीली आंखें रहेगी। हाँ, अब वही आप दक्षिण की तरफ आ जाइए इंडिया में ही तो एकदम काला काला, अफ्रीकन से भी ज्यादा काला नजर आएगा। ठीक है, एकदम करिया से करिया आदमी नजर आएगा उसमें। ठीक, और इंडिया का जो कलर की बात करें, किस रंग का आदमी रहता है इंडिया में, तो इंडिया के बारे में बताता है क्या, ना तो ज्यादा गोरा भी बोल सकते हो उसको और ना ही ज्यादा काला, मतलब बीच में जो कलर रहता है ना, वो इंडिया का असली कलर है। ना ज्यादा गोरा ना ज्यादा काला, वो बीच का कलर किसी का है तो इंडिया में पाया जाता है। और कवित्री बोलती है इंडिया का ना लोग ना बुद्धिजीवी भी होता है। तब ना मेरा जो खुद का डॉक्टर है वो जो है ना इंडिया चाइना में जो है ना, चाइना में बहुत सारे डॉक्टर है, फिर भी वो देखिए मेरे यहाँ काम कर रहा है, कुछ ना कुछ इसके पास टैलेंट है, दिमाग है, इसलिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये था कि बुद्धिजीवी इंसान जो है इंडिया में रहता है। कवित्री आगे कहती है कि हमें 3 आदमी ना भारत का जो इंस्पायर करता है, जो हमको बहुत अच्छा लगता है। पहला तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक ऐसा इंसान था जो पूरे देश को आजादी दिला दिया बिना एक खून का कतरा बहाए हुए, अर्थात कि वो अहिंसा के भाव पे रास्ते पे चलना चाहते थे। अहिंसा के रास्ते के थ्रू ही वो जो है ना आपको आजादी दिलाती है। और दूसरा जो वो बोलती है नेहरू के बारे में, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे आपको प्रथम प्रधानमंत्री, उनके बारे में कि शासन कैसे करना है वो आपको नेहरू जी सिखाते हैं। ठीक ना, उनसे सीखना चाहिए कि शासन किस तरीके से किया जाता है, तो वो इनको इंस्पायर करती है। और तीसरा आपको जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पहली जो महिला आपको वहां की प्रधान बनी वो भारत की थी। अमेरिका में जो पहली प्रधान महिला बनी संयुक्त राष्ट्र की वो महिला ही थी, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। तो वो बोलती है कहीं तो बुद्धिजीवी इंसान है, तब ना आपको अमेरिका जैसे देश में आपको इंडिया की महिला को जो प्रथम स्थान दिया जाता है। तो वो इनके दिमाग में 3 जो आदमी थे वो ज्यादा सबसे ज्यादा इंस्पायर किए उनको। कवित्री कहती है कि हम भारत आए ना तो आपको ताजमहल देखने, ना तो फतेहपुर सीकरी देखने, ना तो दिल्ली की साम्राज्य देखने, लेकिन फिर भी हम देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस काम के लिए हम नहीं आए हुए थे, ठीक है ना, हम 2 काम के लिए भारत आए हुए थे। पहला तो एकदम ब्रिटिश के बारे में जानने के लिए कि ब्रिटिश किस तरीके से शासन कर रहा है, हाँ, इंडिया को डेवलप किया है कि नहीं, क्या हाल है इंडिया का, वो देखने के लिए। और दूसरा कि वर्ल्ड वार चल रहा था, वर्ल्ड वार के बारे में मतलब ये पता करने के लिए कि वर्ल्ड वार हो चुका है और अगर होने वाला है तो इंडिया का क्या दृष्टिकोण है, इंडिया का युवा कैसा सोचना चाहते हैं, उनके बारे में जानने के लिए आई हुई थी। ठीक है ना, तो इनको पता करने के लिए वो 2 आदमी को टारगेट किया। पहला कि नगर के लोगों को, मतलब सिटी में जितने भी है युवा लोग, वो सब बुद्धिजीवी माना जाता है, उनसे पूछेंगे। और दूसरा जो गांव में जाएंगे, गांव के जो कृषक लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या हालात है, क्या है, दोनों के बारे में हम पूछ के उसका हम ये एनालिसिस करेंगे। तो वो आपको जो बुद्धिजीवी जितना भी रहता है सिटी का, शहर में, उनसे पूछता है कि जो अभी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार विश्व युद्ध हुआ है तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। तो वो उनपे जवाब देता है, क्या जो सिटी शहर के लोग था वो सब बोलता है कि देखिए हमारे साथ इंग्लैंड क्या हुआ था, पहले एग्रीमेंट बनाया हुआ था कि हम आजाद, अगर मान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ देंगे, इंडिया देगा साथ, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही वर्ल्ड वार जो है खत्म होगा, फर्स्ट विश्व युद्ध, तो आपको इंडिया को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन वो आजाद नहीं किया। तो सिटी के शहर के जितने भी युवा सब थे वो बहुत ज्यादा नाखुश थे, किस ब्रिटिश से, अंग्रेज से बहुत ज्यादा नाखुश थे। और शहर के युवा कहते हैं कि अगर मान लीजिए दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जो कि होने ही वाला है, अगर होगा तो हम तो जो है ना इंग्लैंड का या फिर मान लीजिए अंग्रेज का साथ नहीं देंगे। तो उसमें पोइट्री पूछती है कवित्री कि तो एक चीज बताओ, तुम लोग क्यों तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्यों दिए थे साथ। हमारे पास 2 रास्ते थे और 2 रीजन के कारण जो है ना हम जो अंग्रेज का साथ दिए। पहला तो ये कि हमारे पास एक रास्ता ये था कि बर्बारिक लोगों का साथ चुने, हाँ, जो कि जंगली है, जो कि लाइफ में कोई वैल्यू नहीं रखता है, और एकदम जैसे कि हिटलर हो गया, हाँ, या तो हम हिटलर का साथ दे दे और अंग्रेज के खिलाफ लड़ ले, हाँ, जो कि हम ही को बाद में मार देगा, या तो हमारे पास दूसरा रीजन भी था, दूसरा ये था कि सब भी लोगों को चुने।
ठीक, पहला ये था बारवारी के लोगों का। दूसरा हमारे पास था कि रास्ता कि सभी लोगों को चुने, तो हम लोगों ने सभी लोगों को चुना जो कि अंग्रेज थे। हाँ, हम जानते हैं कि अंग्रेज हम लोग पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं, लेकिन इंसान सही है। मतलब अगर न्याय की बात करें तो वो न्याय देता है, जबकि हिटलर सब तो उतना भी नहीं देता है। ठीक है, अगर इसलिए हम ब्रिटिश को चुने, इसलिए हम अंग्रेज को चुने वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, कि हमको लगा कि वो जो है ना हमको लोग को इंसाफ दे देगा। चुना ये जो लड़ाई के बाद क्या कर देगा, हमको जो है आजाद कर देगा। ठीक, इसलिए हम लोग जो है ब्रिटिश को चुने और ये आपको अंग्रेज को चुने। और इस इंसिडेंट से हम ये भी पता कर सकते, कवित्री होती है कि इस इंसिडेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, भारत न सिर्फ अपना फायदा नहीं खोजता है, जबकि वो चाहता था क्या कि पूरे देश को फायदा मिले। इसलिए वो इस टाइम जो है ना, उस टाइम अंग्रेज का साथ दिए थे। वो अब गांव की तरफ गई जब, तो गांव में देखा कि अधिक ज्यादा जो है कंपेरेटिवली जो है गरीबी गांव में। किसान की बात करती है कि इंडिया का जो किसान है वो बहुत ज्यादा गरीब है। हाँ, वो बोलती है कि मतलब हम चीन में भी रहे हैं लेकिन इतना ज्यादा गरीब नहीं है चीन का किसान, लेकिन इंडिया का किसान जो है ना गरीब है। हाँ, रूस में की बात कर सकते हैं थोड़ा बहुत कि रूस में जब हिटलर का शासन था, तो रूस में हिटलर का शासन था तो हिटलर जितना चाहता था उतना लगान उगान सब लेता था, तो वहां पे जो है थोड़ा बहुत गरीबी है, वो भी हिटलर के कारण है और दूसरा बात नहीं है। लेकिन जब इंडिया की बात होता है, इंडिया में जो है ज्यादा जो है किसान सब गरीब है, वो देखती है। गांव के बच्चे को जब देखा ना तो वो एकदम पतले पतले था, बड़ी बड़ी पेट निकला हुआ था उनका, बड़ी बड़ी काली काली आंखें थी। अर्थात ये कुपोषण के शिकार को दिखाता है कि किस तरीके से खाना उना नहीं मिलता था, इतना भी नहीं कमा पाता था उसके माँ बाप की उसको खाना खिला सके, तो कुपोषण का शिकार हो जाता था उस टाइम में जब वो आए हुई थी तब। और जीवन अवधि की बात करें तो भारत का जीवन अवधि सिर्फ 27 साल था उस टाइम। कि उसका भी रीजन क्या था 27 साल, कि लोग ना कम उम्र में पहले बात शादी कर लेता था। ठीक है, 14, 15, 16 साल में उस टाइम में शादी कर लेता था, और शादी करने के बाद एकदम अनगिनत बच्चा पैदा करते जाता था, जिस कारण से क्या होता था, लोगों की जल्दी मृत्यु हो जाता था। तो इसलिए आपको ना जो लाइफ टाइम था उस टाइम 27 वर्ष था सिर्फ और सिर्फ। यह सब देखने कवित्री के दिल में बहुत ठेस पहुंचता है कि देखो गरीबी कितनी अभी गांव में है, और इतना भी नहीं पैसा है कि वो खा पी सके और कुपोषण के शिकार से बच सके। और एक बात सोचने भी लगती है कि देखो इंडिया पे जो है ना शासन अंग्रेज ने 200 साल से किया है। ठीक है, 200 साल कम नहीं रहता है। अगर वो चाहता अंग्रेज तो इंडिया के जो गांव को जो है एकदम पूरा डेवलपमेंट कर सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक, और वो भारत के लोगों के बारे में भी बोलता है कि देखो भारत के लोग का भी गलती है कहीं ना कहीं, उनको भी इतना सोचा हर एक चीज काम जो है ना सरकार नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए 27 साल जीवन अवधि है, क्या करता था बचपन में सब ये शादी कर लेता था, ये गलती सरकार का नहीं ना, वो किसका गलती रहता था, वो इंडियन का ही गलती रहता था। तो बोलता हर एक चीज जो ये बोल देता है कि हम अंग्रेज हमको शोषण कर रहा है, अंग्रेज हम पे शासन कर रहा है, इसी रीजन से हम ये गरीब है। ऐसा बात नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा इंडियन का भी हाथ है, उनको भी सोचना चाहिए अपने बारे में और अपनी जीवन अवधि के बारे में, और अपनी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उनको बढ़ाना चाहिए। कवित्री एक स्टोरी करती है जिसमें वो बताती है कि एक गांव के जो है ना एक परिवार में जाने का मुझे मौका मिला। हालांकि वो जो आधुनिक शिक्षा उनके पास थी लेकिन ज्यादा नहीं। हाँ, अच्छे साधन थे लेकिन ज्यादा धन दौलत नहीं था उनके पास। हाँ, घर जो है मिट्टी की दीवार वाला था और छत के ना छप्पर था, और उस घर में बहुत सारे रूम थे, लेकिन फर्श जो था ना गाय के गोबर से निपा हुआ था। ठीक है ना, और उनके घर का जो मुखिया था वो छोटा भाई था, क्योंकि बड़े भाई को लकवा मार दिया था तो बड़ा भाई जो है ना कोई काम काज नहीं कर सकता था, तो वो जो दरवाजा था उसके बगल में एक रूम दे दिया था उनको, और वहीं पे वो रहते थे, जाल वाल लगा के एकदम पूरा जो है मच्छरदानी से लगा के वहीं पे सोते थे, वहीं पे सब कुछ करते थे। ठीक, और वो जो है बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी थे, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, बहुत ज्यादा ज्ञानी जो थे, तो उनसे जो है पूरा गांव के लोग ना सलाह लेने के लिए आते थे। जब भी सलाह लेते थे ना तो वो वहीं पे ले लेते थे, और वहीं से जो है सब आदमी चले जाते थे, अपने अपने घर चले जाते थे। उसके बाद कवित्री को ना खाने के लिए बोलता है, तो खाने में एकदम दाल चावल अच्छी तरह से उबली हुई, एकदम पालक के साग मसाले वगैरह सब था, सब कुछ था। और खाने से पूर्व ना उनके जो चचेरा भाई था वो एकदम पीतल के लोटा में पानी लेके आया और कवित्री को दिया, और साथ में एक तौलिया भी लाया था ताकि हाथ धो ले, वो हाथ धो के आए और तौलिया से पोंछ ले, उसके बाद वो जो है ना पूरा पलथी मार के और खाना खाए। लेकिन वो जिंदगी में चॉपस्टिक से खाए हुई थी, मतलब कांटा वाला जो रहता है चम्मच उससे खाई हुई थी, तो वो उनको थोड़ा ये भी लगा कि हम भर जिंदगी चॉपस्टिक से खाए हैं, और वो हाथ से खा रही थी, तो थोड़ा बहुत अच्छा भी लग रहा था। अब पूरा स्वच्छता का वो जो वर्णन करती कि हर एक चीज जो है स्वच्छ तरीके से था। दूसरा शौक था उनको ये लगा कि एकदम पूरा नीट एंड क्लीन है, उनको खाने के लिए ना आपको प्लेट नहीं, प्लेट की जगह जो है ना केला के पत्ता पे दी परोसा हुआ था। ठीक है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। और खाना जो रखा था वो मिट्टी का बना हुआ था, समझे, मिट्टी का बना हुआ पे जो है आपको प्लेट वलेट से जो है खाना रखता था। ठीक है, जो कि वो दृश्य देखने में जो है उनको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा था। और वो भी खाना खा रहे थे जिनके यहाँ रुका हुआ था, यजमान तो खाना खा रहा था लेकिन उनके ठीक अपोजिट, मतलब उनके तरफ पीछ करके वो खाना खा रहे थे। एक कमरे का कोना था, हाँ, सामने वाले कोना में वो खाना खा रहे थे। हाँ, वो उनसे बुरा भी नहीं मानी कि मेरे तरफ देखो पीठ करके खाना खा रहा है ये। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में बहुत ज्यादा जातिवाद है, तो वो अपनी जाति के हिसाब से खाना खा रहे हैं, जो कि उनके जाति के हिसाब से हो सकता है कि हमारे साथ नहीं खाना खा सके या मेरे तरफ देख के खाना नहीं खाना चाहता हो, इसलिए वो ज्यादा बुरा भी नहीं मानी कि उनका जाति है तो वो अपना जाति धर्म जो है ना फॉलो कर रहा है।
कवित्री लास्ट में कहती है कि इतना ही समय हम भारत में बिताए हुए थे और भारत छोड़ने के कई वर्ष बाद जो है ना इसके बारे में हम लिखे हुए थे। हमारी जो बुक थी कम माय बिलव्ड नाम की, उन बुक में लिखे हुए थे। हाँ, अमेरिका के लोग तो ज्यादा ये समझ नहीं पाया, हर एक अमेरिकन जो है ना ये बुक पढ़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया, लेकिन जो इंडिया के लोग हैं वो हमको समझे और पूरा का पूरा बुक पढ़े। और इसी के साथ कहानी इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज किताब के बारे में बात करेंगे, जो पर्ल साइडेनस्ट्रेकर बक द्वारा लिखी गई है। इस चैप्टर में पर्ल एस बक, जो एक अमेरिकन राइटर हैं और जिनका ज्यादा समय चाइना में बीता, उन्होंने अपनी इंडिया के बारे में अपनी एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस एक्सप्लेन किए हैं। इस चैप्टर के जरिए हम पर्ल एस बक की नजरों से इंडिया को देखेंगे, जिसमें वो इंडिया के कल्चर, प्रॉब्लम्स और इन्फ्लुएंस के बारे में बताती हैं। इस चैप्टर में पर्ल एस बक ने इंडिया के लोगों और उनकी जिंदगी के संघर्षों को बहुत अच्छे से समझाया है। पर्ल एस बक एक अमेरिकन राइटर थी जो अपनी जिंदगी का काफी हिस्सा चाइना में रही थी। उनके पेरेंट्स मिशनरीज थे जो लोगों की मदद करते थे और अपने रिलीजियस बिलीफ्स को दूसरे देशों में फैलाते थे। उन्होंने अपनी काफी जिंदगी चाइना में बिताई, लेकिन बाद में उन्होंने इंडिया और दूसरे देशों के बारे में भी लिखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उनकी राइटिंग काफी सिंपल और समझने में आसान थी, जो सभी लोग समझ सकें। उन्होंने अपनी बुक मेरे कई दुनिया में अपनी जिंदगी के सफर को बताया है, और उस बुक का एक चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, जिसमें उन्होंने इंडिया की कहानी को अपनी नजर से देखा। इस चैप्टर में वह अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती हैं कि कैसे उन्होंने इंडिया के लोगों को समझा और उनके दर्द को महसूस किया। पर्ल एस बक का कहना था कि इंडिया उनके लाइफ का एक हिस्सा था, लेकिन उन्होंने खुद इंडिया को कभी नहीं देखा था। उनके फैमिली डॉक्टर जो एक इंडियन थे, उन्होंने उन्हें इंडिया के बारे में काफी कहानियां सुनाई थी जब वह छोटी थी। उन्होंने कहा कि इंडिया की ये कहानियां उनके सपनों का हिस्सा बन गई थीं, और इसलिए उन्होंने इंडिया के बारे में और जाना और जहां तक हो सके पढ़ाई की थी। उनके फादर ने उन्हें बुद्धिज्म और लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के बारे में सिखाया था, और इस तरह उन्हें इंडिया के कल्चर और धार्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानकारी मिली थी। इंडिया में जो रंग हैं वो काफी डिफरेंट और यूनिक होते हैं, जैसे हर जगह का अपना रंग होता है। कश्मीर में जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, लोग काफी अलग दिखते हैं। उनके स्किन कलर काफी लाइट होता है और ब्लू आईज और रेडिश हेयर भी होता है। उन्होंने कहा कि उनके एक इंडियन दोस्त की शादी कश्मीर के लड़के से हुई थी और उसकी आंखें ग्रीन थीं, जो कि कश्मीर के लोगों में कॉमन होता है। कश्मीरी लोगों की स्किन को वह क्रीम कलर जैसे डिस्क्राइब करती हैं और उनके चेहरे भी ग्रीक स्कल्पचर्स की तरह ब्यूटीफुल लगते हैं। फिर भी सभी इंडियंस एक ही रेस के होते हैं, चाहे उनका स्किन कलर कुछ भी हो। यह बताना था कि इंडिया के लोगों की डाइवर्सिटी कैसी है। इंडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में था। साउथ अफ्रीका में इंडियंस एक तीसरी ग्रुप के रूप में है, जो कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में आता है। उन्होंने कहा कि इंडियंस हर जगह अपना नाम बना रहे थे, चाहे वह चाइना में हो या साउथ अफ्रीका में। इंडियंस के पास अपने लाइफ में जो पैशन होता है वह उन्हें मेमोरेबल, मतलब यादगार बनाता है। पर्ल एस बक इंडिया में सिर्फ ताज महल देखने नहीं आई थी। उनका गोल था कि वह दो तरह के लोगों से मिल सके। यंग इंटेलेक्चुअल्स जो सिटीज में रहकर अपनी आजादी के लिए काम कर रहे थे, गरीब और सड़क पर जीने वाले लोग जो इंडिया के छोटे गांव में रहते थे। उन्होंने कहा कि वह इन दोनों ग्रुप्स के थॉट्स और आइडियाज समझना चाहती थी। वह जानना चाहती थी कि ये यंग लोग क्या सोच रहे थे और गांव के लोग किस तरह जी रहे थे। इंडिया के इंटेलेक्चुअल्स और यंग लीडर्स का प्लान था कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है तो इंडिया उसका फायदा उठाएगा और ब्रिटिश को फोर्स करेगा कि वो इंडिया को आजादी दे दे। उन्होंने सोचा था कि वो रिबेलियन करेंगे और ब्रिटिश को अपनी पावर दिखाएंगे। इंडियंस को पता चला कि उन्हें अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करना था, इंग्लैंड को चूज करें या फिर जर्मनी और जापान को, जो एक्सिस पावर्स के नाम से जाने जाते थे। इंडियंस ने सोचा कि एक्सिस पावर्स का सपोर्ट करना बहुत डेंजरस हो सकता है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गांधी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई कंटिन्यू रखी। इंग्लैंड को समझ आया कि इंडिया को आजादी देना होगा, और फिर इंडिया को आजादी मिल गई बिना कोई ब्लडशेड के। उन्होंने कहा कि गांधी जी की लीडरशिप और पीसफुल प्रोटेस्ट से इंडिया को आजादी मिल गई। जब पर्ल एस बक ने इंडिया के गांव देखे, उन्होंने पॉवर्टी यानी गरीबी को बहुत ज्यादा और डिस्टर्बिंग देखा। गांव के बच्चे बहुत पतले और भूरे चेहरे वाले थे और उनकी आंखों में सैडनेस थी। उन्होंने कहा कि यह देखकर पर्ल एस बक को बहुत बुरा लगा कि 200 साल के ब्रिटिश रूल के बाद भी इंडिया में इतना गरीबी थी। ब्रिटिश रूल ने इंडियंस को काफी वीक बना दिया था और इसीलिए उन्होंने खुद अपने लिए काम करना बंद कर दिया था। इंडियंस को लगता था कि जो भी हो रहा है वो ब्रिटिश की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि इंडियंस की जिंदगी में खुद की मदद करने की हिम्मत नहीं थी। इंडिया में बड़े लीडर वो होते हैं जो अपने पर्सनल बेनिफिट को छोड़कर अपने देश और लोगों के लिए काम करते हैं। गांधी जी को उनके सैक्रिफाइस और पीसफुल लीडरशिप की वजह से सबसे बड़ा लीडर माना गया। पर्ल एस बक एक इंडियन गांव गई, जहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो पैरालाइज्ड था, सबके लिए सबसे वाइज लीडर था। वह केज में रहता था अपने हेल्थ के बावजूद, और सब लोग उससे मदद लेने आते थे। इंडियंस अपने लीडर्स का इज्जत करते हैं जो सैक्रिफाइस करते हैं अपने देश के लिए, इसलिए गांधी जी को अपने सैक्रिफाइस की वजह से इंडिया का लीडर माना गया। इंडियन खाना सिंपल होता है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, लेकिन वह काफी टेस्टी होता है। खाना खाने से पहले सब लोग अपने हाथ धोते हैं
और वह बनाना लीव्स पे खाते हैं, जो एक क्लीन और इको फ्रेंडली मेथड है। उन्होंने कहा कि इंडियन कल्चर में खाने को इज्जत दी जाती है और सब लोग अपनी क्लीनलीनेस को बहुत महत्व देते हैं। रिलीजन और प्रेयर काफी जरूरी होते हैं इंडिया में, और लोग अपनी रिलीजन के हिसाब से अपनी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। प्रेयर एक पर्सनल और पीसफुल एक्सपीरियंस होता है जिसमें लोग अपनी फेथ को एक्सप्रेस करते हैं। इंडिया ने दुनिया को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया है। अगर किसी को आजादी चाहिए तो वो अपनी फेथ और डेडिकेशन के साथ उसे पा सकता है। इंडिया का पीसफुल इंडिपेंडेंस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट कंटेंट से अपडेट रहें। आइए हम साथ मिलकर सीखें और ज्ञान की एक लेगेसी बनाएं। अगले दिलचस्प वीडियो के लिए बने रहें। जल्द मिलते हैं।